हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन हो सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा। उनके विधिक परिणाम क्या होते हैं, क्या ऐसे अवेक्षों द्वारा या विकर्षित व्यक्ति द्वारा की गई संविदा शून्य या शून्य करनी होती है, इसके बारे में मैं आपसे विस्तृत रूप से बताऊंगा, जो आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही सहायक होगी। देखिए, धारा 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की, ये कहती है कि करार ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो कि सक्षम व्यक्ति हैं। अगर सक्षम व्यक्ति हैं वही करार जो है विधिमान्य होता है और तभी संविदा के रूप में परिवर्तित होता है। सक्षमता के बारे में धारा 11 कहती है कि कौन व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम होते हैं। जो व्यक्ति को व्यवस्थित का हो और किसी विधि द्वारा जिसको निर्योग्य यानी कि डिस्क्वालिफाइड ना किया गया हो, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो माइनर हैं, अनसाउंड हैं, माइंड है या डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है सेक्शन 11 के अंतर्गत जो है संविदा करने के लिए एक्सम घोषित किया गया है। माइनर कौन होगा? ऐसा व्यक्ति जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अंतर्गत जो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट ना कर चुका हो। 18 वर्ष का जैसी हो जाएगा तो वो जो है मेजर हो जाएगा और वो संविदा करने के लिए सक्षम होगा। अनसाउंड माइंड, जो कि पागल है या जो ड्रंकर है, उसको जो है सेक्शन 12 के अंतर्गत बताया गया है कि उसको संविदा कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो पागल है या ड्रंकर व्यक्ति है, मदमत व्यक्ति है, वो संविदा नहीं कर सकता, क्योंकि वह संविदा के अपने ऊपर प्रभाव को नहीं समझ सकता उस समय, जिस समय की वह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ वे व्यक्ति होते हैं जैसे दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, जैसे जेल में एक कैदी हो गया, ये जो है जब तक वहाँ है इंसॉल्वेंसी में है या जेल में कैदी है तब तक जो है संविदा नहीं कर सकते। अब हम जो महत्वपूर्ण आते हैं इसमें उसके बारे में बताते हैं कि जो एवेक्स होता है, एवेक्स द्वारा की गई संविदा शून्य होती है, शून्य करनी होती है। इस बारे में जो है बड़ा ही विवाद रहा मोहरी बीबी के केस से पूर्व। एवेक्स के दौरान क्या संविदा की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इस बारे में बड़ा मतभेद रहा भारत के हाई कोर्ट्स में। इसका निदान जो किया गया वो मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस में किया गया। मोहरी बीबी वर्सी धर्मोदास AIR 1903 प्रिवी काउंसिल ने इसको डिसाइड किया। इसमें जस्टिस थे लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने इसके बारे में पूर्ण रूप से बताया कि एवेक्स की संविदा शून्य होती है, शून्य करनी होती है। धर्मोदास घोष ने एवेक्सता के दौरान मोहरी बीबी के पति से, जो सेठ जी थे, उनसे जो है 20,000 रुपये उधार लिए, अपनी एक संपत्ति को बंधक कर गए। 8,000 रुपये उन्हें यानी कि धर्मोदास घोष ने लौटा दिए। तो यहां पर जो है 12,000 रुपये बचे, उस पर विवाद था। यहां धर्मोदास घोष जो है केस लाया मोहरी बीबी पर, क्योंकि इसके पति से पैसे लिए थे। उसकी मृत्यु के पश्चात जो है ये LR थी। तो धर्मोदास घोष ने ये कहा कि जिस समय मैंने संविदा की थी उस समय में एवेक्स था और एवेक्सता के दौरान की गई संविदा जो है शून्य होती है।
ये बात कह गया और मेरी संपत्ति मुझको दे दी जाए, मैं किसी भी चीज का देनदार नहीं हूं। जब इनके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब 20,000 रुपये लिए थे, तो मोहरी बीबी के पति ने अपने मुनीम से कहा कि तुम इसकी छानबीन करो, ये वैक्स है या अवैक्स है। मोहरी बीबी के जो पति का मुनीम था उसको, या एडवोकेट था, उसको इस बात की जानकारी हो गई थी कि धर्मोदास घोष उस समय, जिस समय की संविदा की गई थी, अवैक्स था, उसकी जानकारी में आ गया था। तो यहां पर मोहरी बीबी ने सेक्शन 41 SR एक्ट 1877 के अंतर्गत ये अपना बचाव प्रस्तुत किया कि अवैक्स द्वारा जो अपने को वैक्स बताकर संविदा की गई थी, उससे जो संपत्ति पैसा लिया गया था उसको वापस ले सकते हैं। तो यहां पर जो है इसको प्रिवी काउंसिल ने नकार दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी थी कि धर्मोदास घोष उस समय अवैक्स था। अगर आपको जानकारी न होती तो धारा 41 के अंतर्गत आप ले सकते थे पैसा, लेकिन आपको तो इस बात की जानकारी थी कि धर्मोदास घोष अवैक्स है, इसीलिए आप 41 का सहारा नहीं ले सकते। फिर मोहरी बीबी ने कहा कि सेक्शन 64 के अंतर्गत संविदा शून्य करनी थी, इसलिए जो भी इसने लिया था वो वापस दे दे, पैसा वापस दे दे, जो 12,000 रुपये रहे इसमें। यहां प्रिवी काउंसिल ने उसकी बात को नकार दिया कि नहीं, क्योंकि अवैक्सता के दौरान में की गई संविदा न तो शून्य होती न शून्य करनी होती, क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत अवैक्स संविदा करने के लिए सक्षम ही नहीं है। जब अधिनियम के अंतर्गत एक अवैक्स जो है संविदा करने के लिए सक्षम ही नहीं है, तो धारा 64 धारा 65 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये आपको मिल ही नहीं सकता। न तो इस संविदा शून्य है, न शून्य करनी है, ये तो आरंभ से ही शून्य है। धारा 64 और 65 का लाभ यहां तब मिल सकता है जबकि अधिनियम के अंतर्गत कॉम्पिटेंट व्यक्ति ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हो और वो उन जो संविदा से पीछे हट रहा हो, तो धारा 64 या 65 लागू होती है। शून्य करने के संविदा के दौरान जो भी पैसा, धन, दौलत दी जाती है वो वापस ली जा सकती है, लेकिन अवैक्स के मामले में तो लागू ही नहीं होती। तो यहां पर जो है नकार दिया इस बात को। तो लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि अवैक्सता के दौरान जो संविदा की जाती है वो अधिनियम के अंतर्गत नहीं की जा सकती, इसीलिए क्योंकि ये तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो शून्य और शून्य करने संविदा का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए संविदा जो है आरंभ से ही शून्य होती है, अब इन इनिशियो वाइड होती है। ठीक है भाई। अब इस मामले को एक चीज में एक केस है काकुलम सुब्रमण्यम का कुलम मणियम बनाम कुर्रा सुब्बाराव। ये मामला है प्रिवी काउंसिल का डिसाइड, जो पहले बात कही 1948 में प्रिवी काउंसिल वहां थोड़ा सा अपना रुख जो है लिबरल कर लिया। पीसी का केस इसमें जो है मामले में यह था कि एक अवैक्स पर अपने पिता से संपत्ति प्राप्त की, पिता से संपत्ति प्राप्त की, और उसी समय उस संपत्ति पर ऋण भी था, वो भी प्राप्त किया। जब संपत्ति प्राप्त की विरासत में तो ऋण भी विरासत प्राप्त किया। तो यहां मां ने जो विरासत में मिली संपत्ति को और विरासत में मिले ऋण को के एवज में जो संपत्ति को बेच दिया। तो यहां प्रिवी काउंसिल ने कहा कि ये बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है।
इस सिद्धांत के अंतर्गत ये स्थिर कर दिया और एवेक्स ऐसी संविदा द्वारा बाध्य था जिसके अंदर उसकी माता ने विरासत में आई संपत्ति को विरासत में आए ऋण को चुकाने के लिए बेच दिया था। तो ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एवेक्स पर जो है विबंधन का सिद्धांत लागू होता है? नहीं होता। क्या एवेक्स जो है सेवा संविदा से बाध्य होता है? देखो, अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में यहाँ अंतर है। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत अगर एवेक्स के लाभ के लिए, फायदे के लिए कोई संविदा की गई है, सेवा संविदा की गई है, तो वहां पर जो है अंग्रेजी विधि के अंतर्गत अगर एवेक्स जो है उस संविदा से पीछे हटे तो उस पर जो है बाध्यकारी यानी बंधनकारी होती है और उससे पर किया गया खर्च जो है वसूल किया सकता है। इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट केस है रॉबर्ट्स वर्सी ग्रे। रॉबर्ट्स वर्सी ग्रे के मामले में वहां पर एक प्रसिद्ध बिलियर्ड्स खिलाड़ी था, उसने एक एवेक्स बालक से संविदा की कि मैं विश्व टूर पे जाऊंगा और आप जो है मेरे साथ चलना, और उससे पहले उसने जो है बिलियर्ड सिखाने के लिए उससे खर्च किया, पैसा खर्च किया, और बाद में एवेक्स ने जो है बिलियर्ड टूर पर जाने से इनकार कर दिया। तो वहां पर वादी ने प्रतिवादी से जो खर्च किया था उसको वसूल करने के लिए वाद लिया। तो अंग्रेजी न्यायालय ने कहा कि ऐसा सेवा संविदा उसके फायदे के लिए थी, वह तो उस पर बंधनकारी है और उससे वसूली की जा सकती है। लेकिन भारतीय विधि कहती है कि चाहे एवेक्स ने सेवा संविदा की हो या एवेक्स की ओर से उसके संरक्षक ने कोई सेवा संविदा की हो, वहां वसूली नहीं की जा सकती। इस पर जो प्रसिद्ध वाद है राज रानी वर्सी प्रेम अदीब का केस है। राज रानी एक फिल्म क्या नाम बालिका फिल्म अभिनेत्री थी। उसके पिता ने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट फिल्म निर्माता से, और फिल्म निर्माता ने जो है वहाँ पर उस रोल के लिए किसी अन्य व्यक्ति को रख लिया, लड़की को रख लिया। तो यहाँ जो है राजरानी ने प्रेम अदीब के विरुद्ध ये केस किया कि ये जो है सेवा संविदा के अंतर्गत आता है और मुझको जो है फिल्म में हो रहा है। तो यहाँ पर कहा गया कि एवेक्स द्वारा या एवेक्स के संरक्षक द्वारा जो सेवा संविदा के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वह एवेक्स पर बंधनकारी नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर कोई वसूली नहीं हो सकती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। अच्छा भाई, एक बात है, यहाँ पर अगर एवेक्स की ओर से ही कोई संविदा की, उसके संरक्षक ने एवेक्स है और एवेक्स के फायदे के लिए ही कोई संविदा की, एवेक्स व्यक्ति है और उसके संरक्षक ने एक्स प्रॉपर्टी परचेज करने की संविदा कर दी और देनी है एवेक्स से, ये क्या वह एवेक्स पर बंधनकारी होती है? तो यहां पर जो है एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, मीर सरवर जान वर्सी फखरुद्दीन। मीर सरवर जॉन वर्सी फखरुद्दीन। फिर भी कौन सा डिसाइडेड केस है? ये सन है आपका 1912 पीसी का। तो प्रीवियस कौन ने कहा कि संरक्षक द्वारा अगर एवेक्स के लाभ के लिए भी कोई संविदा की गई हो, जमीन खरीदी की कोई, तो वो भी जो है एवेक्स पर बाध्यकारी नहीं होती। लेकिन इस केस को जो है थोड़ा लिबरल किया गया, एक बाबूराम वर्सेस सैदुनिसा। बाबूराम वर्सेस सैदू निशा के केस में जो है यहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सन 1935 में यह कहा गया अगर यहां पर गार्जियस अवार्ड्स एक्ट के अंतर्गत माइनर की ओर से यानी कि माइनर के लिए संपत्ति खरीदने के लिए या बेचने के लिए किसी संरक्षक की नियुक्ति की गई हो और संरक्षक ने ही संपत्ति खरीदी हो तो वहां वह एवेक्स पर बाध्यकारी होती है। अब एक चीज आती है, क्या एवेक्सता के दौरान एवेक्स द्वारा लिए गए ऋण को एवेक्स जो है व्यस्त होकर क्या उसका अनुसमर्थन कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं कर सकता। इसमें दो केस लाए हैं, बहुत अच्छे केस लाए हैं। एवेक्स की आयु
14 वर्ष थी और उसने जो है 1,000 रुपये प्रोनोट पर उधार ले लिए। एवेक्स जो है व्यस्त हो गया, यानी कि ए व्यक्ति एवेक्स था और वो व्यस्त हो गया, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और उसने इसी 1,000 रुपये के लिए एक नया प्रोनोट लिख दिया। क्या ये प्रोनोट जो है उस पर बाध्यकारी है? तो इसका उत्तर है नहीं, बाध्यकारी नहीं है। सूरज नारायण वर्सेस सुक्खू अहिर का केस है। सूरज नारायण वर्सेस सुक्खू अहिर के मामले में यहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, वो बाध्यकारी नहीं होगा अगर उसका अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता, यानी कि एवेक्स के दौरान लिए गए ऋण का अनुसमर्थन व्यक्त होने पर नहीं किया सकता। लेकिन अगर यहाँ पर एवेक्सता के दौरान 14 वर्ष की आयु में 1,000 रुपये ऋण लिया और फिर जब 18 वर्ष का हुआ हो उस समय 5,000 रुपये और ले लिया और 15,000 रुपये का एक प्रोनोट लिख दिया, क्या ये बाध्यकारी होगा? क्या इसका अनुसमर्थन किया सकता है? इसका कहे यस किया जा सकता है। इसमें जो है महत्वपूर्ण केस है नारायण सिंह वर्सेस चिरंजीलाल। नारायण सिंह वर्सेस चिरंजीलाल केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर अगर अव्यवस्था के दौरान 1,000 रुपये लिए गए थे और जब वह 18 वर्ष का हो गया 500 रुपये और ले लिए, तो क्या उसने जो 15,000 रुपये का एक प्रोनोट लिख दिया, क्या ये एवेक्स पर बाध्यकारी होता है? क्या इसका समर्थन किया जा सकता है? तो इसका मतलब है यस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद में मैं आपसे एवेक्स के दौरान अगर एवेक्स ने कपटपूर्ण रूप से दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के आशय से कोई संपत्ति या धन लिया है, क्या उससे जो है ऐसी संपत्ति या धन वापस लिया जा सकता है? रेस्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।